तो पढ़ाया क्या था लास्ट टाइम, कुछ पढ़े बड़े हैं, पढ़ के आया करिए और आगे एडवांस पढ़ के आइए, ऐसे काम नहीं चलेगा। बात करना उसके घर जाकर के बात कर लो, घर चले जाना, टाइम नहीं हो रहा। लास्ट टाइम देखिए एक्सपेरिमेंट बताया था फोटोसिंथेसिस से संबंधित, ठीक है। अब उसके बाद जो टॉपिक अगला क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस कहाँ चलती है, ठीक है। और इसके आगे दिया है स्पेक्ट्रम, फोटोसिंथेसिस का एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम समझना है, ठीक है। तो पहले कौन सा टॉपिक दिया हुआ है इसमें, वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, शॉर्ट कर दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए एब्जॉर्प्शन और एक्शन अलग अलग चीजें हैं। प्लांट में, लीफ में लाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। यहाँ इसको समझने के लिए आपको इमेज डाउनलोड बुक में होगा नहीं, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा डाउनलोड करने में, इसको वो जो आपकी बुक में इमेज बना हुआ है, इस इमेज से आपको समझ में आएगा। ये देख सबके पास बुक है, देख रहे हैं इसको, इसी डायग्राम को हमको समझाना है। एब्जॉर्प्शन का मतलब कि क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल, ठीक है, लाइट को कैसे एब्जॉर्ब करता है, और एक्शन का मतलब होता है कि फोटोसिंथेसिस का रेट क्या है, किस लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है, किसमें कम हो रही है। समझ में आया? एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एक्शन का मतलब है फोटोसिंथेसिस करना। अब देखिए आप सबको पता है जो सनलाइट आती है, सनलाइट, ठीक है, सनलाइट में विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, विबग्योर होता है ना, कहां से कहां तक होता है विबग्योर, 380 नैनोमीटर से 760 सॉरी कितना होता है 760 नैनोमीटर, ये रेंज है किसका, विजिबल स्पेक्ट्रम का रेंज होता है, ठीक है। 680 से 700 रहता है, हाँ 680 से 700 नैनोमीटर रहता है। सही था, गलत नहीं, 760 380 में 760 सही है, ठीक है। 380 से 760 नैनोमीटर तक क्या विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। इसमें मतलब जो सनलाइट आती है उसमें बहुत सारी लाइट की वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो जब जो विबग्योर हम लोग समझते हैं, विबग्योर जिसमें उसका रेंज क्या है 380 से 760 नैनोमीटर, लेकिन पौधे प्रकाश संश्लेषण जो करते हैं वो किसमें करते हैं, 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर तक की लाइट को यूज करते हैं, मतलब 400 के नीचे की लाइट पौधे यूज नहीं करते हैं, लाइट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो होती है वो किस रेंज में होती है, 400 से लेकर के 700 तक होती है, ठीक। मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है वो कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है। और इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, PAR। PAR का मतलब होता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन या रीजन, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है उसको क्या बोलते हैं, PAR। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। जैसे यहाँ पर अगर मैं बनाऊं यहाँ से यहाँ तक, तो ये 380 से लेकर के और ये 760 तक हो गया, ये विजुअल स्पेक्ट्रम
कहाँ से कहाँ होगा? 400 से लेकर के और 700 तक ही फोटोसिंथेसिस चलेगा। उसके ऊपर कोड नहीं बनेगा, उसके नीचे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 400 के नीचे की लाइट जो होती है उसकी इंटेंसिटी इतनी कम होती है कि क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल एक्साइट नहीं हो सकता है। जब लीफ पर लाइट पड़ती है तो लीफ में क्या होता है? क्लोरोफिल न्यूक्लियोफिल सेल में उसको एक्साइट होना पड़ता है। तो 400 के नीचे की लाइट पर वो एक्साइट नहीं होता है, इसलिए वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, एक्टिव भी नहीं होगा वो। और 700 के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, 700 के ऊपर भी आप समझेंगे फोटो सिस्टम होता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट और तो काम नहीं करेंगे, मतलब इनका बॉर्डर लिमिट खत्म हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए क्लोरोफिल, अब एक चीज और समझना है। इसको समझने के पहले आप फोटोसिंथेटिक पिगमेंट समझ लीजिए, उसके आगे बढ़ जाते हैं तब आगे समझाएंगे। फोटोसिंथेटिक दिया है ना क्लोरोफिल ए और बी, वो भी नहीं समझ में आएगा, पहले पिगमेंट्स आप समझ लीजिए। पिगमेंट क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस में जो पिगमेंट, ठीक है, जो मॉलिक्यूल मदद करते हैं उनको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। जैसे क्लोरोफिल सब होता है। ठीक है, कौन कौन से ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहाँ होते हैं? ये आप कहाँ मिलेंगे? ये बोलेंगे न्यूक्लियोफिल सेल में होते हैं। कहाँ होते हैं? न्यूक्लियोफिल सेल में मिलेगा। और न्यूक्लियोफिल सेल में कहाँ? न्यूक्लियोफिल सेल का मतलब लीफ की जो सेल होती हैं जहाँ फोटोसिंथेसिस चलती है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिल सेल में कहाँ मिलेगा? तो वहाँ मिलेंगे क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट में कहाँ मिलेगा? ग्रेनम में मिलेगा। ग्रेना, ठीक है, ग्रेना या थाइलेकोइड भी बोल सकते हैं। ऑब्लिक करके क्या लिखेंगे? थाइलेकोइड में मिलेगा। समझ गया? थाइलेकोइड में मिलते हैं क्या चीज? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के? क्लोरोफिल, पहला कौन सा बोलेंगे? क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। दूसरा कौन सा है? कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड्स। और तीसरा बताइए? जेंथोफिल्स। और चौथा कैरोटीन, कैरोटीनॉइड। चौथा कौन सा? कैरोटीनॉइड। ना बुक में जो लिखा है थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, समझ लीजिए। तो ये होंगे। तीसरा होता है आप बोलेंगे कैरोटीन, कैरोटीन। और चौथा बोलेंगे जेंथोफिल्स। मैंने कैरोटीनॉइड नहीं लिखा, ध्यान से समझ लीजिएगा। क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड ना लिखा है, कैरोटीनॉइड, ठीक है, और कैरोटीन हो गया और जेंथोफिल। एक और यहाँ पर टोटल 3 टाइप है। आपकी बुक में जो लिखा है वो ये वाला लिखा है, ठीक है, ध्यान देखिएगा। क्लोरोफिल लिखा हुआ है, कैरोटीन लिखा है, कैरोटीन लिखा कि कैरोटीनॉइड, चेक कर लीजिए कौन सा वाला ये नहीं लिखा है। ये लिखा है कैरोटीनॉइड, साथ में जेंथोफिल लिखा है, ठीक है ना, इसको छोड़ दिया। ये और ये लिखा हुआ, तो ध्यान से लीजिए। क्लोरोफिल तो अलग है, ठीक है, ये क्या है? क्लोरोफिल हो गया। कैरोटीनॉइड का ये टाइप होता है कैरोटीन और जेंथोफिल। इसके 2 टाइप हैं, इसके 2 टाइप हैं। कौन सा है? कैरोटीनॉइड का टाइप होता है कैरोटीन और जेंथोफिल। बुक ने लिखा है क्लोरोफिल, जेंथोफिल और लास्ट में लिख दिया कैरोटीनॉइड। ठीक है, थोड़ा सा वहाँ करेक्शन की जरूरत है। कैरोटीनॉइड का ही टाइप होता है कैरोटीन और जेंथोफिल, 2 टाइप नहीं होता। तीसरा कौन सा होता है? फाइकोबिलिन्स। तो एक एक करके सबको समझना है
तो ये कौन कौन से पिगमेंट है, ठीक है। कितने टाइप का क्लोरोफिल होता है? क्लोरोफिल ए बी सी डी होता है। तो क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल आप बोलेंगे ए हो गया, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल ई, और एक और होता है क्लोरोफिल ई, ठीक है। लेकिन आपके बुक में ज्यादा नहीं लिखा है, पढ़ना कौन सा आपको ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल ई। कितने सारे टाइप का है क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। इसमें से क्लोरोफिल जो ए वाला है ये क्या है? यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल पूछा जाता है कि हर जगह मिलने वाला कौन सा ऐसा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो सभी प्लांट में देखने को मिलता है। एल्गी में मिलेगा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सभी प्लांट में कौन सा मिलेगा? तो क्लोरोफिल ए क्या है? यूनिवर्सल है। आप जब प्लांट किंगडम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें एक टेबल बना हुआ है, एल्गी का जहाँ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है उस पर लिखा हुआ है ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ठीक है, रेड एल्गी, सभी में क्लोरोफिल ए है, ठीक है। ये सब जगह मिलेगा, यूनिवर्सल है। और बी सी डी ई ये सब क्या है? चेंज होते रहते हैं। समझ में आया? ये हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये आपको हर जगह मिलेगा। अब क्लोरोफिल की जो स्ट्रक्चर होती है इसकी क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो इसकी स्ट्रक्चर में दो पार्ट होते हैं, इस तरीके से देखिए, फ्लैट नुमा, झंडे की नुमा इसकी संरचना होती है। इसके बॉडी स्ट्रक्चर में दो पार्ट हैं। ये क्या है? फोर फायरिंग हेड, इसको क्या बोलते हैं? फोर फायरिंग हेड। और ये क्या है? टेल है। मतलब जैसे हमने आपको लिपिड बताया था, लिपिड में दो पार्ट बताए थे, हेड और टेल, उसी तरीके से क्लोरोफिल में भी दो चीजें हैं, हेड और टेल होता है। हेड को बोलते हैं फोर फायरिंग हेड और टेल का नाम क्या है? फाइटोल। टेल क्या होती है? फाइटोल, इसका नाम फाइटोल टेल है, ठीक। हेड होता है हाइड्रोफिलिक, कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। और टेल कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। जैसे वहां था लिपिड में हेड क्या था? हाइड्रोफिलिक था और टेल कैसी थी? हाइड्रोफोबिक। से यहाँ पर पूछा, अगर कहा जाए इसका डायमीटर कितना होता है? इसका देखिए, इसका जो साइज है तो 15 एंगस्ट्रॉम और 15 एंगस्ट्रॉम, 15 बाई 15 का साइज होता है, 15 एंगस्ट्रॉम और ये 15 एंगस्ट्रॉम ये लेंथ और ब्रेथ क्या होती है? बराबर होती है। आपको भले होता है लग रहा है त्रिकोणा टाइप से ना, लेकिन क्या है? 15 बाई 15 एंगस्ट्रॉम का है। और टेल कितनी साइज की होती है? 20 एंगस्ट्रॉम की क्या होती है? टेल। ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब क्लोरोफिल के टाइप होंगे ए बी सी डी ई होगा, समझ में आ गया? क्लोरोफिल बी कहाँ मिलेगा बताइए कोई? ए तो सब जगह मिलता देखने को, हर प्लांट में मिलेगा, कोई प्लांट ऐसा नहीं है जिसमें ये ना हो। बी आपको कहाँ मिलेगा? हाँ, यूग्लिना। ये आपको जितने ये पौधे दिखाई दे रहे हैं ना, ये एंजियोस्पर्म, जितने पौधे आपको एंजियोस्पर्म दिख रहे हैं सब में ए और बी होता है। कौन सा होता है? ए और बी दोनों होते हैं। तो बी आपको बोलेंगे ग्रीन प्लांट में एंजियोस्पर्म में दिखेगा, जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, ठीक है। और जितनी ग्रीन एल्गी होती है, टेबल खोल लीजिएगा, एनसीईआरटी में जो टेबल दिया है एल्गी वाले चैप्टर में टेबल दी, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बी किसमें मिलेगा? हायर प्लांट में, जो हायर प्लांट्स होते हैं। और किसमें मिलेगा? ग्रीन एल्गी। मतलब बी कुछ जगहों पर नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? रेड एल्गी में बी नहीं होता है, ब्राउन एल्गी में भी नहीं होता है, ठीक है। सी वाला कहाँ मिलता है? ये ब्राउन एल्गी में मिलता है, ब्राउन एल्गी। और डी वाला कहाँ मिलता है? रेड एल्गी। आप प्लांट किंगडम पढ़े हैं, उसमें बताया जाता है
और रेड एल्कीन में एक के साथ D होता है, ठीक है। तो ये मेन तो 4 ही है। क्लोरोफिल हो गया। अब कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल्स। तो थोड़ा ज़ैंथोफिल्स के बारे में बुक में नहीं है, देख लीजिए ज़ैंथोफिल्स। ठीक है। तो ज़ैंथोफिल्स के जो टाइप बोलेंगे तो ये आपको कहाँ मिलेगा? एल्गी में देखने को मिलता है। 2 टाइप है इसके, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरेथ्रिन। केवल ये जानकारी के लिए नोट कर लीजिए कि ज़ैंथोफिल कहाँ होता है। तो फाइकोसाइनिन होता है किसमें? ब्राउन एल्गी में। किसमें? ब्राउन एल्गी। और फाइकोइरेथ्रिन होता है रेड एल्गी। और वैसे ये कोई अलग नहीं बता रहा हूँ, ये वही टेबल ओपन कर लीजिए, दिखा देता हूँ आपको। देखिए टेबल बनी हुई है। एल्गी वाला चैप्टर कहाँ गया? ये देखिए पेज नंबर 27 पेज पर फाइकोइरेथ्रिन लिखा हुआ है। रेड एल्गी में क्या लिखा है? फाइकोइरेथ्रिन पढ़ लीजिए, लिखा है ना रेड एल्गी में फाइकोइरेथ्रिन। देखिए क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल D, फाइकोइरेथ्रिन। वहां पर एक बार आप समझ लीजिए, मैं थोड़ा यहाँ रिवाइज करता हूँ। तो ज़ैंथोफिल के 2 टाइप होते हैं, फाइकोसाइनिन, फाइकोइरेथ्रिन। और ये कहाँ देखने को मिलता है? केवल एल्गी में। तो हायर प्लांट में कौन सा होगा? हायर प्लांट में आप बोलेंगे क्लोरोफिल A और B होता है केवल, बस, बाकी ये सब नहीं है। एल्गी में बहुत सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद अगला कौन सा पिगमेंट है? कैरोटीनॉइड। तो कैरोटीनॉइड्स। तो कैरोटीनॉइड्स में कुछ नहीं पढ़ना है। ये 2 टाइप के हैं, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स। इनके 2 प्रकार होते हैं। कौन सा है? कैरोटीन हो गया, कैरोटीन, और दूसरा कौन सा हो गया? ज़ैंथोफिल्स। कहाँ देखने को मिलेगा कैरोटीनॉइड? हर जगह मिलेगी कैरोटीनॉइड, ठीक है। ये हो गया पता। अब इस पर आ जाइए। एक चीज और समझ लीजिए, क्लोरोफिल जो A होता है नोट कर लीजिएगा। क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B, एक का जो कलर है वो कैसा होता है? डार्क ग्रीन, ठीक है, या ब्लू ग्रीन कलर का। और B का कलर होता है येलो ग्रीन। येलो ग्रीन, इसका क्या है? यहाँ लिख देंगे ब्लू ग्रीन कलर, और इसका है येलो ग्रीन कलर। कैरोटीनॉइड का कलर कैसा होता है? ऑरेंज या येलो कलर, ऑरेंज येलो कलर का नोट कर लीजिएगा। येलो ऑरेंज कलर की होते हैं। अब इस डायग्राम में ये समझा, ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, ठीक है। इसमें आपको क्या लिखना है? ये देखिए ग्राफ बना हुआ है। इस एक्स एक्सिस पर क्या लिया जा रहा है? लाइट का वेवलेंथ। लाइट की वेवलेंथ को कहाँ ले रहे हैं? इस वाली एक्सिस पर, ठीक है। और इस वाली एक्सिस पर क्या ले रहे हैं? एब्जॉर्प्शन। जैसे हमारे पास कितने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दिखाए गए हैं बुक में? 3 दिखा रहे हैं, क्लोरोफिल A, B और कैरोटीनॉइड। ये समझाना क्या चाह रहे हैं कि कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किस लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो अगर हमें इस एक्सिस पर एक्स वाले पर क्या ले रहे हैं? यहाँ से देखिए ये आपका 400 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? 500, यहाँ 600 और यहाँ पर 700। ही तो होता है ना भाई। 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर तक में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। ये ग्राफ के माध्यम से ये समझा रहे हैं कि केवल कौन सी लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब होती है। आपने देखा था ना लास्ट टाइम की येलो और रेड कलर और ब्लू
इस एक्सेस पर क्या दिया जा रहा है? एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये कर्व जो बना हुआ है, ये कर्व किसका है? क्लोरोफिल ए का है। किसका है? क्लोरोफिल ए। मैं लिख दे रहा हूँ इसको, ये कर्व है क्लोरोफिल ए का, ठीक है। और यहीं पर आपको क्लोरोफिल बी का बनाना है। जो रेड वाला कर्व चल रहा है वो क्लोरोफिल बी का है, ठीक है। ये क्लोरोफिल बी, और इसके बाद में येलो कलर का जो कर्व चलेगा वो कैरोटीनॉइड का होगा। देख रहे हैं, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। क्लोरोफिल ए का ग्रीन वाला कर्व, क्लोरोफिल बी का रेड वाला, और कैरोटीनॉइड का येलो वाला। ये कैरोटीनॉइड यहाँ से नजर आ रहा होगा कि 400 से लेकर के 500 नैनोमीटर की जब लाइट आ रही थी तो उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल ए की लाइट तो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और बी भी ज्यादा करता है। देख रहे हैं ना, क्लोरोफिल ए का कर्व यहाँ उठा हुआ है, इस रीजन में क्लोरोफिल ए का कर्व ठीक उठा है, ये पॉइंट यहाँ है, ठीक है। इसका मतलब ये वाली लाइट क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब ज्यादा करता है। अगला नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन ज्यादा कहाँ होगा? ये का 600 से 700 के बीच में, जहां पर रेड लाइट आती है। भाई इधर ब्लू लाइट आती है, 400 से 500 के बीच में कौन सी लाइट है? ब्लू वाली है। ये प्योर पढ़िए, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, यही तो रहता है। यहाँ ब्लू है, इसलिए ये क्या है? ब्लू लाइट। यहाँ कौन सी है? रेड लाइट। तो जहाँ ब्लू लाइट आती है वहाँ क्लोरोफिल ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है, जहाँ रेड लाइट आती है वहाँ पर भी ज्यादा एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस यही ज्यादा होगा ना। क्लोरोफिल बी में भी ये सेम सिस्टम है। देखिए बी थोड़ा सा और आगे, इसका पीक देख रहे हैं। अगर ये 400 से लेकर के 450 यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 400 है तो ये 450, भाई 450 ये 500 हुआ, तो 400 से 450 के बीच में एक एब्जॉर्प्शन है। बी का एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा पीक आगे है, 450 से 500 के बीच में, लेकिन ये सब ध्यान नहीं रखना, ठीक है। ये ध्यान नहीं रखना है, आपको केवल ध्यान ही रखना है कि ब्लू और रेड रीजन में क्लोरोफिल ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है। आगे का जो ग्राफ दिया है वो एक्शन स्पेक्ट्रम है। एक्शन का मतलब ये देखिए, सेम चीज को यहाँ दिखाया गया है, इस पर भी क्या है? 400, 500 हो गया, 600 और 700 लाइट, ठीक। इस पर क्या लिखेंगे? अपनी बार यहाँ क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर हमने एब्जॉर्प्शन लिया था, अब यहाँ एक्शन लेंगे। एक्शन का मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। किस लाइट में फूड ज्यादा बन रहा है? यहाँ हमने क्या समझा? किस लाइट में क्लोरोफिल ज्यादा एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है, तो हमने देखा कि ब्लू और रेड में ज्यादा एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है। और यहाँ पर क्या देखना है? किस लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? आई है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का रेट देखना, तो रेट के लिए देखिए ये कर्व यहाँ पर इस तरीके से है और यहाँ गिराया गया है।
यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का आपको रेट समझना है। तो देखिए जिस वाले एरिया में लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब हुई थी तो यहाँ फोटोसिंथेसिस हाई है ना। कर्व में देखिए इस 400 से 500 के बीच में ये कर्व उठा हुआ है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है। अगला नेक्स्ट कहाँ है? 600 से 700 के बीच में। कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं तो बता के जाना। तो फोटोसिंथेसिस का रेट सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ब्लू रीजन में। ध्यान से देखिए 400 से 500 के बीच में कर्व उठा हुआ है। और नेक्स्ट ज्यादा कहाँ होगा? रेड रीजन में 600 से 700 के बीच में मिलेगा। क्योंकि जहाँ लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब होती है वहाँ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है, जहाँ लाइट कम एब्जॉर्ब होगी वहाँ का, और जहाँ एकदम नहीं होगा वहाँ पर एकदम फोटोसिंथेसिस नीचे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और एक चीज अभी क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट में, देखिए इस वाले कर्व को उठा करके इसके ऊपर रख दिया। अगर मैं इस वाले कर्व को उठा करके कहाँ रखूं? इसके ऊपर रखूं। ध्यान देखिएगा दोनों कर्व को अगर मिला दें, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और वो क्या है? एक्शन वाला। इसको उठा के इसके ऊपर रख दें तो क्या ये सुपर इम्पोज कर जाएगा? बताइए क्या ये सुपर इम्पोज कर जाएगा? ये वाला कर्व इसको ढक लेगा कि नहीं ढक पाएगा? ढक लेगा ना, क्योंकि जैसी शेप इसकी आ रही है वैसी शेप उसकी है। इसको डॉटेड लाइन से करेंगे तो देखिए ये शेप आ रही है। ये वाला हिस्सा इसके ऊपर आ जाएगा, वो वाला हिस्सा इसके ऊपर सेट हो जाएगा। तो एक्शन स्पेक्ट्रम को अगर यहाँ सेट करेंगे तो सुपर इम्पोज कर लेगा। तो ये 1-to-1 रिलेशनशिप है। 1-to-1 का मतलब समझते हैं? डिक्टो। डिक्टो वही है, टू कॉपी है। ठीक है, एक लाइन यहाँ लिख ले रहे हैं, बुक में है, नोट कर लीजिएगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। रिलेशनशिप साथ साथ इन दोनों का संबंध जो है वो क्या है? 1-to-1 है, मतलब एक दूसरे से क्लोज है, बहुत ज्यादा। सबसे लास्ट की लाइन लिखी हुई है क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था बीच में, सबके पास बुक है, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन में ये लिख रहा है कि कैन यू डिटरमाइन द वेवलेंथ एट व्हिच द क्लोरोफिल शो द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। क्या आप वो वेवलेंथ बता सकते हैं जिसमें क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है? बताइए सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किस वेवलेंथ में हो रहा है? 400 से 500 के बीच में। ठीक है, और अगला बोल रहा है Does it show any other absorption peak? क्या आपको इसके अलावा कोई और पीक नजर आ रही है? तो एक पीक यहाँ पर भी नजर आ रही है, वो किस वेवलेंथ में? 600 से 700 के बीच में। अगर रेंज पूछेगा तो कहेंगे ये रेड रीजन में आ रहा है ये वाला पीक, और ये वाला पीक ब्लू रीजन में आ रहा है। वो तो वेवलेंथ का रीजन पूछेंगे तो ये ब्लू रीजन है, वो रेड रीजन है। ठीक है, ये वाला कर्व इस तरीके से हो गया। अब इसके बाद
फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमने पढ़ लिया, ठीक है। कौन कौन से पढ़े? क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल, ठीक है। तो उसमें देखिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में दो कैटेगरी होती हैं, एक है मेन पिगमेंट, एक क्या होता है मेन पिगमेंट, और दूसरा है एसेसरी पिगमेंट। मतलब कौन सा पिगमेंट मेन है और कौन सा क्या है एसेसरी, ठीक है। तो मेन पिगमेंट जो होता है वो है क्लोरोफिल ए, ये मेन है। बाकी सब इसकी सहायता करते हैं। बाकी जितने आपने पढ़ा बी सी डी ई, ठीक है, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल्स, ये सब क्या है इसके सहायता करने वाले, एक ही सहायता करते हैं सब। मेन कौन सा होता है ए, और जो मेन होता है वही बनाता है रिएक्शन सेंटर, यही रिएक्शन कराता है, यही बनाएगा रिएक्शन सेंटर, ठीक है। बाकी जो एसेसरी है वो एसेसरी पिगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट। लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट, ठीक है। और इनमें क्या क्या हो सकता है? इसमें होगा क्लोरोफिल बी सी डी ई, कैरोटीनॉइड, और क्या होगा फाइब्रोबिलिन्स। मतलब क्लोरोफिल ए को आप छोड़ दीजिए, बाकी सब क्या है एसेसरी है, ठीक है। क्लोरोफिल ए मेन होता है, समझ में आ गया? लाइट हार्वेस्टिंग। अब इसका रोल क्या देखिए, ये मेन क्या कराता है? ये मेन पिगमेंट है और ये क्या है एसेसरी है। एसेसरी का थोड़ा सा काम देख लीजिए, जैसे अभी एक चीज आपको और समझना है, फोटो सिस्टम। एक वर्ड दिया होगा आगे, फोटो सिस्टम क्या होता है, तो उसको हम लोग अभी आगे समझेंगे। पिगमेंट देख लीजिए, मेन पिगमेंट हो गया क्लोरोफिल ए, एसेसरी हो गए ये सारी चीजें। तो एसेसरी का जो काम होता है वो काम क्या है? जैसे एक घर है, घर में एक मुखिया होता है, तो मुखिया कौन हो गया? मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए, उसके 4 बच्चे, ठीक है। वो क्या है उसके सारे बच्चे हैं, तो वो कुछ ना कुछ सब काम करते हैं, जाते हैं पैसा कमा के लाते हैं, तो अलग अलग तरीके का वो काम करते हैं, ठीक है। सब पैसा कमा के किसको दे रहे हैं? मेन पर्सन को। यही सेम काम यहाँ पर होता है। जो जब ये लीफ है, लीफ पर जब लाइट पड़ती है, यहाँ देखिए ये लीफ है, लीफ में ये पिगमेंट पहले सोचिए होता कहाँ है? लीफ में ये पिगमेंट कहाँ होते हैं? तो कहेंगे लीफ में जो मीजोफिल सेल होती है ना, मीजोफिल सेल के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? ग्रेनम है। उस ग्रेनम के अंदर ये सारी चीजें हैं देखने को मिली। तो यहाँ पर लीफ के अंदर जब लीफ पर लाइट पड़ेगा तो चूंकि लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है। भाई हाई वेवलेंथ की लाइट लीफ पर पड़ रही है, सन से जो रेडिएशन आता है वो 400 से लेकर के 700 के बीच में फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, ठीक है। तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट होने की वजह से जितने भी आपके एसेसरी पिगमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, क्लोरोफिल बी है, सी है, डी है, कैरोटीनॉइड है, ये सारी चीजें क्या करते हैं? डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब करके किसको दे देते हैं? क्लोरोफिल ए को। समझे? अलग अलग, क्योंकि क्लोरोफिल ए जो है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही तो पकड़ेगा। क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल जो लाइट आ रही है सन से, वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को यूज करेगा, तो इसकी क्षमता है। लेकिन ये जो इसके सहयोगी हैं, ये क्या करेंगे? ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को कैप्चर के इसको दे देंगे क्लोरोफिल ए। थोड़ा सा आगे में डायग्राम बना होगा फोटो सिस्टम का, देखिए क्लोरोफिल ए बीच में है, सबने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, और साइड में सब क्या है? ये
ट्रांसफर कर देंगे डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को कैप्चर करके। इनका एक नाम और होता है, इनको बोलते हैं एंटीना मॉलिक्यूल। क्योंकि जो टीवी का जो एंटीना होता है वो क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है ना। वैसे ही ये सिग्नल रिसीव कर रहे हैं, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को पकड़ करके किसको दे दे रहे हैं, ए को दे रहे हैं। समझ आया? तो ये इसका इनका एक नाम और होता है, इनको बोलते हैं एंटीना मॉलिक्यूल। एंटीना मॉलिक्यूल है लाइट हार्वेस्टिंग। लाइट हार्वेस्टिंग का मतलब ये होता है लाइट को हार्वेस्ट करना, लाइट को पकड़ना। ठीक है। दूसरा काम क्या होता है और कोई बताएगा? एक काम इनका और है। एक तो ये है कि क्या करते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को ट्रैप करके क्लोरोफिल को ट्रांसफर कर देंगे मेन पिगमेंट को। और क्या काम होता है बताओ? ये पढ़ा नहीं क्या? दूसरा वर्क इनका दूसरा काम ये है कि क्लोरोफिल एक जैसे बॉडीगार्ड जो होता है, जो बॉडीगार्ड होते हैं, जब मेन पर्सन बीच में होता है तो बॉडीगार्ड उसकी सुरक्षा करते हैं, कोई मार न दे, होता है ना। तो क्लोरोफिल बीच में अकेला है, याद रखिए क्लोरोफिल अकेला होता है। ठीक है। ये तो ढेर सारे होते हैं, एसेसरी पिगमेंट ढेर सारे हैं, लेकिन मेन पिगमेंट फोटो सिस्टम में अकेला होता है। तो ये एसेसरी पिगमेंट इसको घेरे हुए हैं, किसको, मेन वाले को। इस मेन वाले को कौन प्रोटेक्शन देता है, लीफ में मेन पिगमेंट जहाँ रहता है उसको सुरक्षा देने के लिए चारों तरफ से एसेसरी पिगमेंट लगे होते हैं। क्या सुरक्षा देते हैं? ताकि बहुत ज्यादा लाइट, क्योंकि लाइट जब तेज हो जाती है तो क्लोरोफिल का जो मेन पिगमेंट है ए वाला, ये डैमेज हो सकता है। ठीक है। फोटो ऑक्सीडेशन हो सकता है, लाइट भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, सोलराइजेशन हो सकता है। उसी को बचाने का काम ये करते हैं, बाहर से सुरक्षा दे देते हैं। समझ में आ रहा है? क्लोरोफिल ए का फोटो ऑक्सीडेशन ना हो जाए या सोलराइजेशन ना हो जाए, धूप खराब ना हो जाए, उसको बचाने के लिए सुरक्षा देते हैं जो सराउंडिंग में इसके बने। ठीक है। दूसरा काम इनका है प्रिवेंट, प्रोटेक्ट लिखेंगे, प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए। समझ में आ रहा है? कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? आंसर अगर देते जाएंगे तो आपको लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है, आंसर नहीं देंगे तो लगेगा कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है। दो तरीके के हमने पिगमेंट समझे, मेन पिगमेंट और एसेसरी। मेन का काम होता है कि क्या चीज, फोटोसिंथेसिस मेन यही चलाएगा, ये सब इसकी मदद करेंगे। ये सब इसकी मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे? डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को पकड़ करके इसको ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि इसके बस में नहीं है कि सारी लाइट को अकेले नहीं पकड़ सकता है, सारी वेवलेंथ की लाइट को अकेले ट्रैप नहीं कर सकता है। ठीक है। दूसरा काम कि तेज सनलाइट जब पड़ती है तो ये डैमेज ना हो जाए, ये वाला, उसको बचाने का काम ये सुरक्षा आवरण प्रोवाइड करा देते हैं। तो अगर आई सोचिए ये ना हो, इनके बिना इसका काम नहीं चलेगा। अगर ये नहीं रहेंगे तो इसका काम नहीं चलेगा। ठीक है। क्या सोचिए, अगर खाली क्लोरोफिल ए रहे तो काम चल जाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, लाइट कैसे आएगी, प्रोटेक्शन कौन देगा? और अगर ये ना हो तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस तो मेन तो ये है ना, तो दोनों का एक दूसरे से काम चलता है। ठीक है। तो ये पिगमेंट हो गए। अब अगला एक टॉपिक दिया हुआ है फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम। ठीक है। उसके भी पहले थोड़ा समझ लीजिए, बुक में एक जगह लिखा हुआ है, पूछा गया है फोटोसिंथेसिस कहाँ चलता है। तो फोटोसिंथेसिस अभी हमने बताया मीजोप्रिसल। मीजोप्रिसल में कहाँ चलेगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट
कल सेल वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे तो आपको मैंने ग्रेनम बताया, आपको क्लोरोप्लास्ट बताया था। फिर से एक बात देखिए, ये आपके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में कितनी मेम्ब्रेन होती है, दो, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इस क्लोरोप्लास्ट में अंदर की साइड में थाइलेकोइड होता है, ये देखिए, ये क्या है, थाइलेकोइड। थाइलेकोइड के बंडल को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, थाइलेकोइड के बंडल, एक थाइलेकोइड ये है, इसके बंडल को क्या बोलते हैं, ग्रेनम। ग्रेनस सिंगुलर टर्म है, ग्रेनम सिंगुलर टर्म। यहाँ 4 थाइलेकोइड है, यहाँ 3 है, तो कोई जरूरी नहीं है, 4 है तो वहाँ 5 भी हो सकता है, ठीक है, बराबर होना जरूरी नहीं है। यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। बीच में क्या है, ये स्ट्रोमा लेमली, क्या है ये, स्ट्रोमा लेमली हो गया। ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन सिंगल होती है भी डबल होती है, डबल, सिंगल नहीं, ध्यान रखिए, ये भी क्या है, डबल है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन भी डबल है। इसके अंदर जो जगह दिखाई दे रही है, इस जगह को क्या बोलते हैं, ल्यूमेन, क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। याद रखिए, आगे अभी काम आएगा, ये फिर से एक बार काम आएगा, ल्यूमेन टर्म यूज होगा। ल्यूमेन क्या है, थाइलेकोइड के अंदर का स्पेस, थाइलेकोइड एक झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब पिगमेंट कहाँ लगा होता है, क्लोरोफिल एक्चुअली लगा कहाँ होता है, तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में कई टाइप का आपने पढ़ा, ए बी सी डी, ठीक है। इन पौधों में कौन सा क्लोरोफिल है, ए और बी, दो प्रकार का, याद रखिए, वो सी वाला और डी वाला एल्गी भी मिलता है, ए तो सब जगह मिलेगा, तो ए और बी है। बाकी कैरोटीनॉइड इनके अंदर है, इनके अंदर फाइकोबिलिन्स नहीं है, जो लास्ट वाला मैंने बताया था ना, फाइकोबिलिन वो एल्गी नहीं मिलता। आपको इन पौधों के अंदर मिलेगा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड, और कुछ नहीं मिलेगा, समझ में आया, इतनी चीजें मिलती हैं केवल। अब क्लोरोफिल ए बिग बॉस है, क्या है वो, बिग बॉस है, डॉन है एकदम, तो उसको सुरक्षा देने के लिए कौन है साथ में, बी वाले में कैरोटीनॉइड है, कैरोटीनॉइड मेरे हिस्ट्री में आता है। कैरोटीनॉइड भी क्या है, एक्सेसरी पिगमेंट है, क्लोरोफिल भी क्या है, एक्सेसरी है, तो वो सब उसको चारों तरफ से सुरक्षा है। तो ये जो है मेन, ठीक, ये सारे मिलेंगे कहाँ, ये देखो, अगर ये क्लोरोफिल ये यहाँ बनाया गया है, तो बगल में उसके चारों तरफ कौन है, एक्सेसरी वाले, यहाँ मैंने ये बना दिया है, इसको चारों तरफ से, मतलब क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल या कैरोटीनॉइड का मॉलिक्यूल कहाँ देखने को मिलता है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर वाले सरफेस पर, इनर थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर होता है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहाँ लगे होते हैं, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर लगे होते हैं, यहाँ, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में मिलेगा, लोकेशन है। अब ये अकेला तो होता नहीं है, क्लोरोफिल ए अकेले तो होता नहीं है, अभी बताया ना, बॉस है, क्या है वो, बॉस, डॉन है, अकेले नहीं चलता, उसको साथ में सब लोग घेरे हुए रखते हैं। तो मोटर सिस्टम क्या होता है, वही पूरा है, बीच में बॉस है और चारों तरफ से उसके चंगू पंगू हो गए, सब क्या बन गया, मोटर सिस्टम, समझ में आ गया। लीफ में अगर ये एक चीज ध्यान रखिएगा, पत्ती में क्लोरोप्लास्ट ढेर सारा मीजोफिल सेल होता है, एक लीफ के अंदर बहुत सारी ऐसी मीजोफिल सेल मिलेगी देखने को। ये मीजोफिल सेल का डायग्राम नहीं है, ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। लीफ के अंदर बहुत सारी मीजोफिल सेल, एक मीजोफिल सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट, 20 से लेकर के 40 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, ठीक है। और एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो बहुत सारे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ढेर सारे क्लोरोफिल, समझ में आ रहा है। अब फोटो सिस्टम क्या है, ग्रुप, ये है ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। जितने आपने पिगमेंट पढ़े, उन पिगमेंट के समूह को क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन से पिगमेंट होते हैं इसमें, तो अभी मैंने बता दिया। इसमें आपको क्या मिलेगा, एक मेन पिगमेंट मिलेगा जिसको
इसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन सेंटर बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, एसेसरी पिगमेंट। इनका नाम लिखा दिया मैंने, एसेसरी को क्या बोलते हैं, एंटीना मॉलिक्यूल या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये सब मिलेंगे। तो फोटो सिस्टम में दो चीजें होती हैं। सेंटर में आपके यहाँ फोटो सिस्टम का डायग्राम देख लीजिए, ये सेंटर में क्या हो गया, क्लोरोफिल का ए, क्लोरोफिल ए, और बगल में इसके क्या हो गए, सब एसेसरी पिगमेंट। ये इसको चारों तरफ से घेरे हुए, देख रहे हैं। ये पूरा चीज हमने ये दिखाया, देख रहे हैं यहाँ पर हाइलाइट मेम्ब्रेन में यहाँ जो सर दिखाया गया था एरिया को ये दिख रहा है, बीच में रिएक्शन सेंटर है और चारों तरफ से एसेसरी पिगमेंट। अब एसेसरी पिगमेंट में क्या हो सकता है, इनमें क्लोरोफिल ई भी हो सकता है और कैरोटीनॉइड भी होंगे, कैरोटीनॉइड। डी के बजाय सी भी होगा, डी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब एसेसरी बाहर है और सेंटर में क्या है, क्लोरोफिल। अब फोटो सिस्टम कितने टाइप का होता है, तो फोटो सिस्टम के दो टाइप है, PS1 और PS2। फोटो सिस्टम फर्स्ट एक चीज बताइए, फोटो सिस्टम की संख्या कितनी होगी, कोई वो नहीं है। हमने ऐसा नहीं होता कि ये टोटल दो है तो दो नहीं होगा टोटल, ये दो टाइप है, ये दो टाइप है। फोटो सिस्टम फर्स्ट यहाँ पर देखिए, ये फोटो सिस्टम क्या है, फर्स्ट यहाँ पर भी फर्स्ट, यहाँ पर भी फर्स्ट, यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं कोई काउंटिंग कुछ नहीं होती है, ये तो मैंने टाइप बनाया है कि दो प्रकार का फोटो सिस्टम हो सकता है, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। अब इन दोनों में अंतर समझिए, देखिए फोटो सिस्टम फर्स्ट और यहाँ पर क्या है, फोटो सिस्टम सेकंड, दो टाइप का फोटो सिस्टम, ठीक है। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड कोई बताएगा ये फर्स्ट और सेकंड क्यों बोला जाता है, इसके आधार पर ये फर्स्ट है और सेकंड है। हाँ ठीक है, इसमें भी बोलते हैं क्या चीज, 700, इसका दूसरा नाम P700, इसका दूसरा नाम P680, ठीक है। तो क्या 680 के नाम पर उसको सेकंड बोल दिया, सेकंड क्यों होगा, तो इसको बताइए सेकंड क्यों है, ये फर्स्ट क्यों है, कोई बताएगा? नहीं वो चीज नहीं है, आपको इसको समझा रहा हूँ, ये डिस्कवरी के आधार पर है। फोटो सिस्टम फर्स्ट पहले डिस्कवर हुआ, सेकंड बाद में हुआ, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड नेम्ड, जो फर्स्ट और सेकंड नाम दिया गया है वो सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी बताता है कि पहले डिस्कवर किया गया, दूसरा बाद में डिस्कवर किया गया। अब फोटो सिस्टम फर्स्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, P700 और उसका क्या नाम होता है, P680। आपको समझ में आ गया ना फोटो सिस्टम होता क्या है, ग्रुप ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का जो समूह है उसको क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम। तो समूह में दो प्रकार के पिगमेंट हो सकते हैं, कौन कौन सा, ग्रीन पिगमेंट जो बीच में रहेगा और एसेसरी पिगमेंट इसको घेरे हुए रहेंगे, ठीक है। अब उनके दो प्रकार हो सकते हैं, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। अब एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड किसके आधार पर, गॉस कैसा है, जो बीच में गॉस है क्लोरोफिल ए, उसी के आधार पर फर्स्ट और सेकंड। हालांकि डिस्कवरी है ठीक है, लेकिन फर्स्ट सेकंड में अंतर क्या है, वो तो ठीक बात है कि पहला पहले डिस्कवर हुआ, दूसरा वाला बाद में डिस्कवर, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है, तो अंतर बॉक्स का होता है, जो बीच में
अब ये चंगू मंगू सबके क्या है, सेम है दोनों, जो सराउंडिंग में है वो सब क्या है, सेम है। देखिए जैसे इसमें अगर आप डायग्राम बनाएंगे इसमें क्लोरोफिल ए जो रहेगा ए वो, और बाकी बाहर की साइड में क्या है ये एसएससी हो गया। यहाँ पर भी क्या है, बीच में क्लोरोफिल ए बनाएंगे, क्लोरोफिल ए, और यहाँ पर ये एसएससी में बी भी हो सकता है और कैरोटीनॉइड, ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो क्लोरोफिल ए होता है, ध्यान रखिएगा, फोटोसिस्टम फर्स्ट को ये 700 क्यों बोलते हैं, फर्स्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले डिस्कवर हुआ। ये 700 क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 700 नैनोमीटर तक की लाइट पर भी काम कर सकता है। अगर 700 नैनोमीटर तक की लाइट बीम पर फॉल हो रही है तब भी ये काम करेगा। मतलब ऑर्डर लिमिट कहाँ तक है इसका, 700 तक। इसकी काम करने की क्षमता 700 नैनोमीटर तक की लाइट में भी काम कर सकता। मैक्सिमम 701 हो जाएगा तो ये काम करना बंद कर देगा। 701 नैनोमीटर की लाइट अगर लीफ पर गिरेगी तो ये काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो इसका क्लोरोफिल ए जो होता है, ध्यान कीजिएगा, मैं सब हटा दूं इसको, सीधे डिफरेंस लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। नाम लिखिएगा फोटो सिस्टम बस, इसका दूसरा नाम P700। मैंने लिखा है वर्क अप टू 700 नैनोमीटर लाइट, ठीक है। और सेकंड में लिखिएगा फिर 680 होगा, और ये लिखेंगे वर्क अप टू 680। ये कहाँ तक काम करेगा, 680 नैनोमीटर तक की लाइट पर ये काम कर सकता, ठीक है। 680 के ऊपर में इसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है। अब बताइए 681 की अगर लाइट आ रही है तो 681 में कौन सा काम करेगा, केवल वो तो ब्लॉक हो जाएगा ना, इसका तो लिमिट खत्म। 681 नैनोमीटर तक की लाइट में कौन कौन से फोटो सिस्टम काम करेंगे, केवल वही काम करेगा 700 वाला, उसका 700 तक लिमिट है। 680 के बाद ये ब्लॉक हो जाएगा, ये काम हाथ खड़े कर देगा, 80 तक इसका काम है। और 680, 679, ठीक है, 670 तक क्या है, दोनों काम करेंगे। 680 तक दोनों, क्योंकि इसका भी रेंज में है और 680 इसकी भी रेंज में है, तो 680 तक दोनों काम करेंगे। समझ में आ रहा है? फर्स्ट और सेकंड मैंने बताया, सीक्वेंस फर्स्ट जो है पहले डिस्कवर किया गया, बाद में एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। सुन लीजिए, कहानी कुछ नहीं है। एक साइंटिस्ट थे इमर्सन, उनका नाम क्या था, इमर्सन, यहाँ लिख दे रहा हूँ। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये पहले सिलेबस में था, रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया, पहले तो यही खोजा गया था 700 वाला। इन्होंने क्या किया कि लाइट को 680 के ऊपर बढ़ा के देखा, ठीक है। 680 के ऊपर लाइट को बढ़ा के देखा तो देखा कि एक ही वोल्ट, केवल क्या, अगर 680 के ऊपर लाइट ले जाते हैं तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। 680 के नीचे की अगर लाइट रखते हैं तो फोटोसिंथेसिस बढ़िया तरीके से होती है, और 680 के ऊपर जैसे लाइट को क्रॉस कराते थे फोटोसिंथेसिस एक तरीके से स्टॉप, बंद हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब कि 680 के ऊपर कोई एक ऐसा चीज है जो काम नहीं कर रहा है। 680 के ऊपर कोई ऐसा फोटो सिस्टम है जो काम नहीं कर रहा है, बनता है। 680 के नीचे क्या है, सब काम कर रहे हैं। तो बाद में खोजा गया कि दो फोटो सिस्टम है, दोनों 680 के नीचे काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट और सेकंड जो डिस्कवरी है और कुछ नहीं। अब ये लगे कहाँ
थैलेकॉइड में ये कहाँ मिलेगा? नॉन एप्रेस्ड रीजन। और सेकंड वाला कहाँ देखने को मिलेगा? इन एप्रेस्ड। अभी अप्रेस्ड और नॉन एप्रेस्ड क्या समझ लीजिए। देखिए ये मैंने क्या बना दिया यहाँ पर, ये है ग्रेनम। क्या है ये? थाइलेकॉइड के बंडल को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेनम। ये पूरा ग्रेनम है, ये ग्रेनम ये है। बीच में क्या है? स्ट्रोमा लैमेली है। ठीक है, तो जो फोटो सिस्टम सेकंड वाला, पहले सेकंड को समझो। सेकंड वाला कहाँ देखने को मिलता है? अप्रेस्ड रीजन। मतलब अगर मैं कहूँ कि इस ग्रेनम में या थाइलेकॉइड में फर्स्ट कहाँ मिलेगा और सेकंड की जगह कहाँ? फर्स्ट की लोकेशन क्या है और सेकंड। ठीक है, अभी तक आपने केवल यही जाना ना कि फोटो सिस्टम कहाँ लगा होता है। हमने कहा फोटो सिस्टम थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर लगा होता है। ठीक, लेकिन ठीक है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर है, लेकिन किस जगह पर कौन सा वाला है ये समझना दोनों में से। तो सेकंड वाला मिलता है अप्रेस्ड रीजन में। अप्रेस्ड रीजन का मतलब होता है कांटेक्ट एरिया। अगर मैंने अपना दोनों हाथ ऐसे मिला दिया है, ये वाला सतह और ये वाला सतह दूसरे के कांटेक्ट में आ गई है। ठीक है, और ये वाला सरफेस और ये सरफेस क्या है? दूसरे को कांटेक्ट कर रही है, तो हम इस सरफेस को क्या बोलेंगे? अप्रेस्ड। और बाहर वाली सरफेस हमारी क्या है? दोनों साइड में फ्री है। फ्री है ना, बाहर वाली सतह क्या है? ये फ्री है, ये नॉन अप्रेस्ड। अप्रेस्ड का मतलब कांटेक्ट एरिया और नॉन अप्रेस्ड का मतलब होता है फ्री एरिया। तो बताइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर कहें कि ये वाला सारा एरिया बताइए यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ये अप्रेस्ड है कि नॉन अप्रेस्ड? तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये एरिया ऐसा है जिसका कहीं से कोई कांटेक्ट नहीं है, ये नॉन अप्रेस्ड। जो मैंने रेड कलर से किया है, इतना एरिया नॉन अप्रेस्ड है, ये इसका कांटेक्ट किसी दूसरे थाइलेकॉइड से नहीं है, फ्री है इसका। यहाँ पर क्या मिलेगा? नॉन अप्रेस्ड में आपको यहाँ मिलेगा देखने को PS1। क्या मिलेगा? सब जगह PS1। सेकंड कहाँ मिलेगा? अप्रेस्ड वाले में। अप्रेस्ड देखिए ऐसे होता है, ये वाली लाइन इस लाइन को कांटेक्ट कर रही है ना। ऊपर वाला जो थाइलेकॉइड है उसकी ये सतह है, ये वाली सरफेस किसकी है? इस वाले थाइलेकॉइड की। ये वाली सरफेस किसकी है? नीचे वाले थाइलेकॉइड। दोनों यहाँ पर एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? कांटेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ इससे कांटेक्ट हो रहा है, और एक थाइलेकॉइड ऊपर है, नीचे दोनों का कांटेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? PS2। यहाँ पर मिलेगा PS2। तो PS2 और 1 की लोकेशन समझ में आया? 1 आपको ऐसे थाइलेकॉइड एरिया में मिलेगा जहाँ कांटेक्ट नहीं है किसी थाइलेकॉइड से, जहाँ जो थाइलेकॉइड टूट जाएगा कांटेक्ट वाले एरिया में मिलेगा सेकंड। बताइए यहाँ पर कौन सा मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा फर्स्ट। तो स्ट्रोमा लैमेली में हमेशा ध्यान रखना है फर्स्ट होता है। स्ट्रोमा लैमेली में कभी सेकंड नहीं होता, क्योंकि स्ट्रोमा लैमेली कभी किसी के कांटेक्ट में नहीं है। देख रहे हैं स्ट्रोमा लैमेली क्या है? दो रीजन को जोड़ने वाला कनेक्शन स्ट्रोमा लैमेली है। ये इसका कांटेक्ट नहीं है ना, थाइलेकॉइड एक दूसरे के ऊपर जुड़ा हुआ है, ग्रेनम बन गया, लेकिन ये जो है ये क्या है? स्ट्रोमा लैमेली। ये तो फ्री रहता है, इसकी दोनों सतह क्या है? फ्री है हमेशा। तो फर्स्ट और सेकंड की लोकेशन समझ में आ गया? अब ये सारी चीजों को इन्होंने 3 पेज में कंप्लीट कर दिया। जो मैंने अब तक बताया ध्यान से समझ लीजिए एक बार समरी वे में। इस पेज पे लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर बनाई गई है। क्लोरोप्लास्ट में उन्होंने ग्रेनम समझाया है, जो आपने
इसको अभी आगे बताएंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया था एक्सरे एब्जॉर्प्शन और एक्सरे स्पेक्ट्रम, और नीचे वाला ये क्या है, सुपर इम्पोज किया है। दोनों का ये मिक्सअप है, दोनों कर्व को मिला करके एक साथ यहाँ रख दिया गया तो समझाने के लिए कि जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही एक्शन भी ज़्यादा होगा। इस पैराग्राफ में कुछ अलग नहीं समझाया गया, ध्यान से देखिएगा। इसमें कैरोटीनॉइड और वही सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट समझा रहे हैं। हमको समझना है लाइट रिएक्शन क्या हो। ठीक है, अब इसके बाद जो फोटोसिंथेसिस आप पढ़ते हैं, एक चीज बताइए, फोटोसिंथेसिस सबसे पहले कहाँ हुई, कौन कराया? बैक्टीरिया। तो जो फोटोसिंथेसिस हुई थी वो ऑक्सीजनिक वाली थी कि एनऑक्सीजनिक? एनऑक्सीजनिक थी। सल्फर बैक्टीरिया, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुमसे कह रहा हूँ, लाख समझा दिया मैंने तुमको, दिमाग नहीं काम करता, पढ़ने आते हैं। कितनी देर से बचा रहा मैं देख रहा हूँ, एक बार इग्नोर किया, दो बार किया बस। देखो जी, फोटोसिंथेसिस इस अर्थ पर सबसे पहले कौन कराया? सल्फर बैक्टीरिया। क्योंकि इवोल्यूशन में जब आप पढ़ते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल पहले आई थी, यूकैरियोटिक सेल बाद में आई। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया क्या होता है? प्रोकैरियोट बैक्टीरिया में भी सबसे पहले कौन से बैक्टीरिया आए थे धरती पर? ऐसे बैक्टीरिया आए जो भोजन नहीं बना पाते थे, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जिसको कहते हैं। ठीक है, हाँ, इसके बाद में डेवलप हुआ क्लोरोफिल, डेवलप हुआ धीरे धीरे। बैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन उसको बोलते हैं बैक्टीरियोक्लोरोफिल, और वो क्लोरोफिल दूसरे प्रकार का होता है। ये क्लोरोफिल नहीं जो हम लोग पढ़ रहे हैं और भी मार रहे हैं, उनका अपना अलग क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया कोड बनाए उनको क्या बोलते हैं? सल्फर बैक्टीरिया, जो मैंने पिछली बार बताया था। सल्फर में दो कैटेगरी होती है, पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर। लेकिन उनका समस्या ये था कि वो हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते थे। तो जब हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते थे तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, वो क्या रिलीज कराते थे? सल्फाइड। तो ऐसी फोटोसिंथेसिस को बोलते हैं एनऑक्सीजनिक, बिना ऑक्सीजन वाले, बिना ऑक्सीजन निकाले फोटोसिंथेसिस करना। सबसे पहले किसने ऑक्सीजन निकाल के दिखाया? साइनोबैक्टीरिया ने, जिसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। पूछा जाए फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, साइनोबैक्टीरिया। फर्स्ट फोटोसिंथेसिस किसने किया? सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। पहली फोटोसिंथेसिस किसने किया? सल्फर बैक्टीरिया। मतलब जो पहली फोटोसिंथेसिस इस धरती पर हुई थी वो एनऑक्सीजनिक थी, बिना ऑक्सीजन वाली। जल्दी लिखिए। अब देखिए फोटोसिंथेसिस में हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है और वाटर यूज होता है, और क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज बनता है ये फोटोसिंथेसिस के कितने चरण में बनता है? तो कहेंगे दो स्टेप होते हैं फोटोसिंथेसिस के, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में जो फूड बनेगा वो दो स्टेप में बनेगा, एक लाइट रिएक्शन होगा और एक होगा डार्क रिएक्शन। तो दोनों को हम लोग सीधे डिफरेंस समझ लेंगे। ठीक है, मैं आपको डिफरेंस करके बता दे रहा हूँ, एक साइड में लाइट और एक साइड में डार्क रिएक्शन बताना। देखिए यहाँ लिख रहे हैं
लाइट रिएक्शन। ये क्लास 10 से पढ़ा होगा, लाइट और डार्क उसकी जानकारी होगी ना, ठीक है। कि लाइट रिएक्शन क्या है। अब बताइए लाइट रिएक्शन कहाँ चलती है। लाइट रिएक्शन सब चलेगा क्लोरोप्लास्ट में, सब कहाँ चलेगा, न्यूक्लियस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट में चलेगा, ठीक है। लाइट रिएक्शन कहाँ चलती है, ग्रेनम में, जहाँ क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए लाइट जरूरी है, लाइट नेसेसरी है। तो जहाँ क्लोरोफिल रहेगा, ये देखिए इस तरीके से ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में ये क्या है, ग्रेनम है, ठीक है, यहाँ चलेगा ग्रेनम। जहाँ क्लोरोफिल रहेगा वहीं लाइट रिएक्शन, क्योंकि क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल ही लाइट को पकड़ता है। तो ये कहाँ चलेगा, इन ग्रेनम, ग्रेनम में होगा। आप थैलेकॉइड लिख सकते हैं, क्योंकि थाइलेकॉइड क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि थाइलेकॉइड के बंडल को ही क्या बोलते हैं, ग्रेनम। और डार्क रिएक्शन कहाँ चलती है, स्ट्रोमा में चलती है। अगला सेकंड डिफरेंस है, लाइट रिएक्शन के लिए लाइट नेसेसरी है, वहाँ डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि ये डार्क में चलती है। एक लाइन बुक में लिखा है कि डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन कहना मिसनॉमर है, ठीक है, गलत है। क्योंकि डार्क रिएक्शन नाम तो लग रहा है देखने में तो डार्क में चलेगा, लेकिन डार्क नहीं चलता है। कहने का सेंस ये है कि डार्क रिएक्शन के लिए लाइट जरूरी नहीं है, लाइट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। लाइट है तब भी चलेगा, नहीं है तब भी चलेगा, इसके लिए लाइट जरूरी है, इसलिए इसको लाइट रिएक्शन बोल देते हैं। यहाँ लिखेंगे लाइट नेसेसरी, इसके लिए लाइट जरूरी है, और यहाँ पर नॉट नेसेसरी। लाइट जरूरी नहीं है, दिन में भी लाइट डार्क रिएक्शन और नाइट में। आप बताइए सोच करके, नाइट में तो लाइट रिएक्शन चलेगा नहीं, नाइट और डार्क रिएक्शन दिन में भी चलता है, रात में भी चलता है, फास्ट पर चलता है। ये तो नाइट में नहीं चलेगा क्योंकि रात में लाइट नहीं आएगा, लेकिन वो रात में भी चलेगा, दिन में भी चलेगा। लाइट जरूरी नहीं है, लाइट है तभी चलेगा, नहीं तभी। कब फास्ट चलेगा, नाइट में फास्ट चलेगा, क्योंकि दिन के समय, अभी आगे समझाएंगे, दिन के समय ये चल रहा होता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाता है। नाइट में वो फास्ट चलती है, अकेले यही चलता है रात में रिएक्शन। अगला डिफरेंस क्या है, नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन है, नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन है, इसीलिए। और ये क्या है, एंजाइमेटिक। एंजाइमेटिक का मतलब सुन रहे हैं, बहुत सारे एंजाइम अभी देखिएगा यूज होंगे इस रिएक्शन में, कैल्विन साइकिल में ढेर सारे एंजाइम्स की कोर्स है। इसीलिए इस रिएक्शन पर टेम्परेचर और पीएच का कोई फर्क नहीं पड़ता है ज़्यादा, ठीक है। अगर टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा बदलाव हो जाएगा तो बात अलग है। ये टेम्परेचर और पीएच से नॉट सेंसिटिव, इस पर फर्क नहीं है, क्योंकि एंजाइम जहाँ रखते हैं, अगर तापमान चेंज हो जाएगा और पीएच बदल जाएगा तो एंजाइम काम नहीं करते, पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये लिखेंगे नॉट वेरी सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब समझ रहे हैं, बहुत सेंसिटिव नहीं होते हैं टू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच। अगर टेम्परेचर और पीएच चेंज करेंगे आप, ये सेंसिटिव नहीं रहते हैं, कोई रिएक्शन ज़्यादा देंगे नहीं, कोई समस्या नहीं। ये क्या है, बहुत सेंसिटिव, संवेदनशील है। सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, संवेदनशील, तुरंत रिएक्शन करेंगे, तुरंत अपना काम बंद कर सकते हैं। लिखेंगे सेंसिटिव है, चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच। ऐसा क्यों, क्योंकि ये एंजाइम यूज किए जा रहे हैं इस रिएक्शन में। क्या यूज हो रहे हैं, एंजाइम। तो एंजाइम जानते हैं काम नहीं करते हैं। अगला डिफरेंस, इस लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, एटीपी और एनएडीपीएच। एटीपी है और एनएडीपीएच।
प्लस Z प्लस, ऐसे लिखा जा सकता है NADPH प्लस H प्लस। इसका क्या है, ये प्रोडक्ट है, और इसका प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोज, यहाँ पर ग्लूकोज। ऑक्सीजन किसका प्रोडक्ट है, दोनों में से ऑक्सीजन किस रिएक्शन में बनता है, लाइट डार्क नहीं बनता ऑक्सीजन, लाइट रिएक्शन में पानी में वाटर ही टूटता है, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी होता है, पानी टूटेगा एंड रिलीज ऑफ O2, रिलीज ऑफ O2, ऑक्सीजन रिलीज होती है, ATP बनता है, NADPH बनता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, वाटर टूटता है, वहाँ ग्लूकोज बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड यूज कहाँ होगा, वहाँ होगा, ठीक है। ग्लूकोज फॉर्म होगा, कैसे होगा, बाय, अब बताइए ग्लूकोज कैसे बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना पड़ेगा। हमने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है प्लस वाटर, ये क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, इसका इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और वाटर का ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, और ये दोनों क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ATP NADPH2 क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है, देखिए, तो ये ग्लूकोज बनेगा बाय रिड्यूसिंग पावर से बनेगा, रिड्यूसिंग पावर, और रिड्यूसिंग पावर वही लिखिएगा ATP एंड NADPH2 एंड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड भी तो चाहिए, रिड्यूसिंग पावर इसको रिड्यूस कर देगा। और कोई डिफरेंस है लाइट और डार्क रिएक्शन में, हटा दें इसको। ये थोड़ा सा डायग्राम को और समझ लीजिए, तो अगली बार हम आपको क्या बताएंगे, ये फॉस्फोराइलेशन वगैरह समझाएंगे, ठीक है। हटा दे रहे हैं, यहाँ पर एक डायग्राम बना है फोटो सिस्टम का, और इसमें लिखा है क्लोरोफिल A, और बगल में दिखाए गए हैं क्या चीज, रिएक्शन सेंटर, एंटीना मॉलिक्यूल है। ये लाइट जो आती है वो किस रूप में आती है, फोटोन के रूप में आती है। फोटोन फिजिक्स में कुछ है ना, फोटोन क्या है, कह सकते हैं पैकेट्स ऑफ लाइट, लाइट कई पैकेट के रूप में, पैकेट्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो फोटोन है लाइट के आ रहे हैं यहाँ पर। जब लाइट यहाँ अटैक करती है तो इसमें क्या, ये कैरोटीनॉइड है या क्लोरोफिल बी आप कह सकते हैं ना, ये बगल बगल में जो बॉडी है, मैं फोटो सिस्टम बता रहा हूँ। जैसे ये फोटो सिस्टम का अंदर क्या है, रिएक्शन सेंटर बहुत बैठा हुआ है, तो बाहर जब ये लाइट अटैक करेगा इन पर, इस पर भी आएगा लाइट, सब पर आता, ध्यान रखना खाली इसी पर नहीं आता है, ठीक है। सभी को लाइट मिलेगा, और क्योंकि ये कुछ वेवलेंथ की लाइट पकड़ेंगे, ये अलग वेवलेंथ की लाइट पकड़ेंगे, ये अलग, क्योंकि अलग अलग टाइप के हैं ना भाई। कैरोटीनॉइड में भी कैरोटीन और जैंथोफिल दो वैरायटी है, क्लोरोफिल बी है, और अगर सी है तो वो अलग हो गया। तो डिफरेंट टाइप की क्या है, एसेसरी पिगमेंट है, अलग अलग टाइप की लाइट को पकड़ेंगे और पकड़ करके एक को ट्रांसफर करेंगे। तो जब लाइट यहाँ पड़ती है, क्योंकि ये क्या है, मॉलिक्यूल है, क्या है ये मॉलिक्यूल है ना, क्लोरोफिल ए बी, ये सब क्या है, मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये एक्साइट हो जाएगा तुरंत, ये पिगमेंट क्या होगा, तुरंत एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट होगा तो इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देगा। चाहे क्लोर कोई भी चीज, जितने पिगमेंट हैं, जैसे पैसा जब आपके पास आता है, एक रात पैसा हो जाए तो आप बहुत एक्साइट हो जाएंगे और फिर टूर मनाने चले जाएंगे, और फिर कहाँ चले जाएंगे, होटल में खाना खाने चले जाएंगे, ठीक है। सारा पैसा जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक एक्साइट बने रहेंगे, और जब पैसा खत्म तो सुस्त हो जाएंगे, होता है ना, क्यों, सही कह रहे हैं। वैसे सेम यहाँ पर है, जब लाइट फॉल कर रही है, लाइट में एनर्जी है, लाइट ने अपनी एनर्जी किसको दिया, इस एसेसरी पिगमेंट एंटीना को दिया, ठीक है। ये एंटीना मॉलिक्यूल
चंगू मंगू बॉडी गार्ड ये एक्साइट हो गए लाइट से, अब एक्साइट होंगे तो इलेक्ट्रॉन को अपना फ्री कर देंगे। इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो जाएगा, इनका इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। इसके बाद में जैसे मान लीजिए आप जो है पैसा बहुत है आपके पास, पैसा आया, आप गए, आपने पैसा खर्च किया, तो पैसा तो कहीं खर्च हुआ ना, इसके बाद खर्च करके आप घर वापस आ गए। वैसे यहाँ पर जब लाइट फॉल हुई, इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिलीज हुआ, मतलब आप घर से चले गए। इसके बाद यहाँ जो एनर्जी थी वो एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, आगे वाले को, और ये इलेक्ट्रॉन घूम करके वापस यहीं आ जाएगा। ये मॉलिक्यूल ने लाइट को रिसीव किया, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया, क्योंकि लाइट आई तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होना ही है। एक्साइट होने के बाद में इलेक्ट्रॉन वापस घूम करके यहाँ आ जाएगा। जितनी एनर्जी उसने खर्च की थी वो एनर्जी किसको मिल गई, अगले वाले को मिल गई एनर्जी। ठीक है, अगला वाला मॉलिक्यूल चाहे यहाँ डायरेक्ट क्लोरोफिल ए पर एनर्जी चली जाएगी। ठीक है, हो सकता आगे यहाँ दूसरा लगा हो, उस पर डायरेक्ट सनलाइट ना आ रही हो, एनर्जी कहाँ से लेनी हो, फिर ये एनर्जी किसके पास जाएगी, इस वाले के पास जाएगी। ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन फेंक देगा अपना। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन घूमता टहलता आएगा, एनर्जी को वेस्ट करके, पूरी एनर्जी खर्च करके, पैसा खर्च करके वापस अपने घर में आ जाएगा, और एनर्जी या पैसा जो है वो कहाँ चला जाएगा, अगले वाले को चला जाएगा। एनर्जी अगले इस मॉलिक्यूल को ट्रांसफर होती रहती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, वापस पोजीशन में ट्रांसफर होता है। तो ऐसे एक वो एनर्जी लास्ट में जाकर के मिल जाती है। सारे जितने भी एसएसबी पिगमेंट हैं ये क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे, ठीक है, और एनर्जी को आगे बढ़ा देंगे, तो इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा। यही क्रम चलता रहता, लास्ट एनर्जी कहाँ चली जाती है, ए के पास। फिर ए अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कराएगा, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कराएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ए जब रिलीज कराएगा तो कहाँ जाएगा, तो आप समझेंगे कौन सा, फोटोफॉस्फोरिलेशन टॉपिक आगे वाला है, इसमें यही समझना है फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो जाइए हड़बड़ी मत करिए, 2 मिनट रुकिए। बताइए कोई फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है, फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है। फोटो का मतलब लाइट, फोटो का मतलब क्या है, यहाँ पर लाइट है, और फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी का बनना, एटीपी का बनना, उसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एटीपी कैसे बनता है, जब तक एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, जिसको आप क्या कहते हैं, एडीपी, एडीपी में जब तक फॉस्फेट नहीं जुड़ेगा तब तक एटीपी नहीं बनेगा। एडीपी में जब फॉस्फेट जुड़ जाता है क्या बन जाता है, एटीपी। तो अगर किसी रिएक्शन में फॉस्फेट जुड़ रहा है उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन। अगर किसी रिएक्शन में आपके पास कोई सबस्ट्रेट ए है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ रही है, तो रिएक्शन का नाम क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। इसी सबस्ट्रेट के साथ अगर CO2 जुड़ रहा है तो रिएक्शन का नाम क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन होगा। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जुड़ रहा है रिडक्शन, और फास्फोरस जुड़ रहा है तो फॉस्फोराइलेशन। ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब एटीपी कितने तरीके से बनती है, आप बताइए एटीपी बनती कहाँ है। आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनती है, प्लांट में भी माइटोकॉन्ड्रिया है, एनिमल में भी है ना। तो एटीपी कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया, और कहाँ बनती है, क्लोरोप्लास्ट में। 2 जगह एटीपी बनती है, या तो क्लोरोप्लास्ट में बनेगा या तो माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा। कितने तरीके से, 3 तरीके से, 3 टाइप से। ये तो फोटो तो बाद में देखिएगा, पहले आप यहाँ पर इस चीज को देखिए, सीधे आप लिखिएगा फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी का बनना, एटीपी फॉर्मेशन। 5 मिनट और दिएगा बस। फॉस्फोराइलेशन का मतलब
अपन ना कितने तरीके से एटीपी बनती है? 3 तरीके से। एक है फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, ठीक है। दूसरा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आगे आपको ये काम देगा लास्ट तक। तीसरा होता है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फेट। 3 तरीके से एटीपी बनती 2 जगह है, एक आपको माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा और एक क्लोरोप्लास्ट, लेकिन तरीके 3 होते हैं एटीपी बनाने के, ठीक है। फोटोफॉस्फोराइलेशन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ये दोनों कहाँ पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा जाता है, श्वसन वाले, ठीक है। जब ग्लूकोज टूटता है तो एटीपी बनती है, वहाँ पर भी ना वो ये वाली चीज, वहाँ पर ये 2 चीजें फॉलो होती हैं। इसमें एटीपी कैसे बनेगा? लाइट में बनेगा, क्योंकि नाम से लग रहा है। फोटो का मतलब, हमने इसको फोटो क्यों बोला, ये नाम क्यों रखा गया? फोटो का मतलब लाइट में एटीपी बनेगा। आगे समझा देंगे अगली बार। इसको ऑक्सीडेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ एटीपी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा बनेगा, मतलब लाइट का कोई रोल नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी बनती है उसमें लाइट का कोई रोल नहीं, वहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चलता रहता है। किसके बीच में चलता है? ईटीएस बड़ा है ना, ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लास्ट में जो दिया हुआ है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और उसमें रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में वहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन चलता है। जहाँ पर ये बोलेंगे ये वाली एटीपी कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। कैसे बनता है? बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब यहाँ पर जो काम लाइट कर रहा था, यहाँ जो काम लाइट कर रहा था, यहाँ पर वही काम कौन करेगा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस करेगा, ठीक है। यहाँ लाइट से बन रही है, यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन से बन रही है। यहाँ पर कैसे बनेगा फिर बताएंगे, लास्ट में बताइए क्या एटीपी कैसे बनेगा? डायरेक्ट बनेगा, ध्यान लिख लीजिएगा, डायरेक्ट एटीपी बनेगा, मतलब नो ईटीएस। आप सबको पता है बिना ईटीएस के, बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाए इलेक्ट्रॉन एटीपी नहीं बना सकता है, ईटीएस चलना है। तो यहाँ पर भी ईटीएस पढ़ेंगे, यहाँ पर भी ईटीएस, लेकिन इस वाले में ईटीएस का कोई रोल नहीं है। बिना ईटीएस के, ईटीएस समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता पूरा, इसमें ईटीएस की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एटीपी बन जाती है। ये कहाँ होता है? ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं ना, ग्लाइकोलाइसिस में 2 जगह एटीपी बनता है, डायरेक्ट एटीपी बनता है। ऐसा नहीं होता कि NADH2 बना तो वो जाके एटीपी बनाए, FADH2 बना वो एटीपी बनाए, नहीं, डायरेक्ट वही एटीपी तैयार हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस में तत्काल लगे हाथ हो जाता है ना, वो डायरेक्ट वाली कौन सी वाली होती है? सबस्ट्रेट लेवल वाली, बिना ईटीएस के, सबस्ट्रेट के लेवल पर। भाई एक सबस्ट्रेट होता है, प्रोडक्ट होता है, तो सबस्ट्रेट के लेवल पर डायरेक्ट इतना इन चीजों को ध्यान रखें। तब तक